हेलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। अगर वॉइस आप लोगों को थोड़ी बहुत चेंज लगे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो जैसा कि अब तक के एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिंग थंडरपूल में कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का शेनगोंग आ गया, क्योंकि वांगलिंग की बॉडी से थर्ड स्टेप का ऑरा महसूस करके काफी ज्यादा घबरा गया था और उसे समझ आ गया कि वांगलिंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसलिए वो शपथ लेते हुए वांगलिंग को अपना मास्टर बना लेता है, इवन कि उसने वांगलिंग को अपने ओरिजिनल सोल का एक भी दे दिया था, यानी कि वो वांगलिंग के साथ हमेशा वफादार रहेगा। इस बार वहाँ पर एक और लड़का जेन कोंगली भी आ गया था, क्योंकि वांगलिंग को देखकर कहता है कि ये तो एक असेंडेंट लेवल का कल्टिवेटर है, और वो शेनगोंग के साथ फाइट करने लगा, जिस फाइट में शेनगोंग हार रहा था। इस दौरान शेनगोंग की कमजोरी वांगलिंग देख लेता है और वांगलिंग ने वो शेनगोंग को बता दी। इस कमजोरी को ठीक करने के बाद शेनगोंग और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जो कि जेन कोंगली काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसलिए वो वांगलिंग से माफी मांगते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शेनगोंग वांगलिंग को बताता है कि सेलेस्टियल थंडर रेल्म 30 साल बाद ओपन होने वाला है। इससे पहले वो थंडर सेलेस्टियल हॉल जा रहा था। वांगलिंग उससे कहता है कि तुम अकेले जाओ, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं, और वो वही रुककर थंडर एनर्जी को अपने ओरिजिनल सोल के अंदर एब्सॉर्ब करने लगा। इसके बाद लास्ट में शेनगोंग की दी हुई स्टार मैप का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग एक प्लैनेट को ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ पर बैठकर वांगलिंग कल्टिवेशन कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि वांगलिंग स्टार मैप इस्तेमाल करते हुए अल-हेवन स्टार सिस्टम के उस रीजन में आ गया था। यहाँ पर प्लैनेट्स का एक छोटा सा गुच्छा जरूर है, लेकिन उन प्लैनेट्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, वहाँ पर ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स आने की कोशिश करे। इसलिए वहाँ पर मौजूद जो प्लैनेट्स थे वो ज्यादातर तो बंजर है, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत प्लैनेट ऐसे भी है जिन पर मोर्टल या फिर थोड़े से कम पावरफुल कल्टिवेटर रहते थे। जिन्हें देखकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी ढूंढते हुए नहीं आएगा। यही सोचते हुए वांगलिंग अपने थंडर बीस्ट पर सवार होते वहाँ पर मौजूद एक किंगलिंग प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगा। हर रास्ते में चलते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि मुझे दो जरूरी काम है जो कि पूरे करने हैं। इनमें से पहले तो ये था कि वांगलिंग ने जो थर्ड स्टेप कल्टिवेशन की एक झलक देखी थी, वो उसकी एबिलिटीज को अपनी डिवाइन एबिलिटीज के अंदर मर्ज करते, ताकि वांगलिंग की डिवाइन एबिलिटीज और जरा ताकतवर हो सके और वो बिना वजह यहाँ वहाँ भटकता ना रहे। फिर दूसरा काम ये था कि वांगलिंग की जो अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ है, उसके अंदर अभी कोई सोल मौजूद नहीं। इसकी सोल बनाने के लिए वांगलिंग को बहुत सारा वास्ट रिसेंटमेंट एनर्जी चाहिए, और वो वांगलिंग वहीं से कलेक्ट करेगा। वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ते हुए यही सब सोच रहा था कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म को ओपन होने में सिर्फ 20 साल बचे हैं। हाँ, वांगलिंग जब ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके सुरेश बैग के अंदर से यहाँ पर लिनजुआन की हंसी की आवाजें आना शुरू हो गई। जैसे मास्टर जावी ने जो एक वरदान दिया था सोर्ड स्पिरिट का, आखिरकार वो इसमें कामयाब हो चुका है, और ब्रेक थ्रू की वजह से वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब मेरी ताकत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब ये ग्रैंडपा लिनजुआन लिटिल वांगलिंग तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि अब मैं एक ट्रू स्पिरिट सोर्ड बन चुका हूँ। अब बस मुझे सिर्फ एक बार बाहर आने दो। लिटिल वांगलिंग, चलो जल्दी से मेरी बात मानो। वांगलिंग उसकी दूसरी तरफ बातें सुनते हुए फिर से अपने फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ लिनजुआन को सील कर देता है, क्योंकि फिलहाल वांगलिंग के पास उस पर जाया करने के लिए टाइम नहीं था। लिनजुआन तो अभी भी चिल्ला रहा था कि वांगलिंग ये सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ता बढ़ता प्लेनेट किंगलिंग के सामने आ गया। वो प्लेनेट किंगलिंग कुछ प्लेनेट सुजाकू की तरह लग रहा है। वांगलिंग भी इस बात को सेंस कर पा रहा था। वो पूरे के पूरे प्लेनेट को स्कैन करता है, जहाँ उसे जानने को मिला कि इस प्लेनेट पर ज्यादातर तो मॉर्टल इंसान है, और कुछ जो गिने चुने कल्टिवेटर है उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल नेंचियन सोल लेवल का है, यानी कि इस पूरे प्लेनेट पर कोई भी सोल फॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर नहीं है, क्योंकि वांगलिंग को चाहिए था। इसलिए वांगलिंग फिर से आगे की तरफ बढ़ गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एक बूढ़े आदमी पर आ गया, कि मरने के बहुत ज्यादा करीब है। उसका बेटा उसे हैंगियन पीक की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रहा था, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये तो जेंग फैमिली का हेड है। उनका नाम जेंग जिंगहाई है, और ये नेंशियन सोल लेवल की पीक पर पहुंच चुके थे। और साथ ही जो इनके पास मौजूद लड़का है वो इनका बेटा है, जिसका नाम है जेंग यान। वो नेंशियन सोल के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर है। मिस्टर जेंग जिंगहाई यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने बेटे से कह रहे थे कि बेशक हमारी जेंग फैमिली पूरी की पूरी प्लेनेट सबसे ताकतवर फैमिली है, 100 साल यहाँ पर शांत से जिए हैं, लेकिन फिर भी हेवन ने कभी भी हमारी फैमिली को सोल फॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर नहीं रहा। इसी बात का उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस था। वो अपने बेटे के साथ आज के दिन हैंगियन पीक इसलिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंग फैमिली का जो भी पावरफुल कल्टिवेटर मर जाए उसे हैंगियन पीक पर दफना दिया जाता है। इसी तरह मास्टर जेंग जिंगहाई के पास भी बस सिर्फ 1 साल था, और वो आखिरी साल को इस हैंगियन पीक पर गुजारना चाहते थे। फिर जैसे ही वो ऊपर की तरफ पहुंचे, तभी अचानक उन्हें अपने सामने एक कल्टिवेटर दिखाई दिया, जिसे देखकर तो मास्टर जेंग जिंगहाई शॉक हो गए। वो अपने मन में सोचने लगे कि मैंने पूरे के पूरे हैंगियन पीक को स्कैन किया था, यहाँ पर मुझे किसी का भी ऑरा सेंस नहीं हुआ, और ये आदमी है कौन, क्योंकि इस आदमी को तो आंखों से देखकर भी मैं देख नहीं पा रहा। वो अभी इसी कश्मकश में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ वांगलिंग कहता है ये जगह काफी अच्छी है, तो तुम इस जगह को दफनाने
के लिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि वहाँ पर डेथ एनर्जी काफी ज्यादा थी। ये देखकर वांगलिंग फुरस से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चारों तरफ लाइफ एनर्जी फैला देता है। हैंगियन पीक पर लाइफ एनर्जी फैलने की वजह से डेथ एनर्जी खत्म हो गई। ये देखकर तो ज़ेंग सिंघाई फुन से घुटनों पर बैठ गया और वो वांगलिंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि वांगलिंग बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए वो वांगलिंग से कहता है, सीनियर अगर आपको ये हैंगियन पीक पसंद आया तो आप इसे रख सकते हैं, मैं इसे आपको गिफ्ट करता हूँ। वांगलिंग ये सुनकर उस बुढ़ाऊ ज़ेंग सिंघाई की तरफ देखता है जिसकी बॉडी के आसपास बहुत सारी डेथ एनर्जी थी और वो मरने लगा है। वांगलिंग भी उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता, जिस पर ज़ेंग सिंघाई कहता है कि हाँ वो तो मैं जानता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी हेवन की तरफ से अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है। बल्कि मरने से पहले सीनियर मैंने आपकी डिवाइन एबिलिटीज को विटनेस किया, यही मेरे लिए फख्र की बात है। जहाँ तक बात है इस हैंगियन पीक की, तो ये हैंगियन पीक क्या है बल्कि पूरा की पूरा किंगलिंग प्लेनेट ही आपका हुआ। अब जैसे चाहे यहाँ पर रहे, जैसा चाहे इसे इस्तेमाल करे। किंगलिंग उसकी बातें सुनकर यहाँ पर उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं हेवन की मर्जी के खिलाफ हमारी किस्मत को तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी एक डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल फोर्स को दोबारा से इग्नाइट कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें जीने के लिए 10 और साल मिल जाएंगे। तो सुनकर तो ज़ेंग सिंघाई और उसके बेटे दोनों का मुंह खुला की खुला रह गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी उस डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ ज़ेंग सिंघाई की बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल फोर्स को इग्नाइट करने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था ये डिवाइन एबिलिटी मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मैंने वो थर्ड स्टेप कल्टीवेशन देखी है। काश अगर ये टेक्निक मुझे पहले भी आती होती तो मिस ली मुआन को मरना ना पड़ता, मैं उसकी जान बचा पाता। वांगलिंग यहाँ ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग की इस टेक्निक की वजह से ज़ेंग सिंघाई की बॉडी से सारी की सारी डेथ एनर्जी हटने लगी। उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल फोर्स दोबारा से इग्नाइट हो चुकी है। वो पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए वो फुन से वांगलिंग के सामने बो डाउन करते हुए कहता है कि सीनियर आपने मुझे एक दूसरा जन्म दे दिया, आखिर मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, मैं और पूरी ज़ेंग फैमिली आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 10 साल देता हूँ। इन 10 सालों में इस प्लेनेट पर मौजूद जितने भी मॉर्टल्स हैं उनकी बॉडी से जो रिजेंटमेंट एनर्जी निकलती है मरने से पहले, रिजेंटमेंट एनर्जी असल में बदला लेने की भावना होती है। जो भी आदमी बदला की भावनाओं के साथ मरता है उसकी बॉडी के अंदर रिजेंटमेंट एनर्जी होती है। और वांगलिंग यहाँ पर ज़ेंग सिंघाई से यही कह रहा था कि मुझे वो रिजेंटमेंट एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेहतर। ये कहते हुए साथ ही साथ वांगलिंग ज़ेंग सिंघाई से ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं इस प्लेनेट पर हूँ हमारी ज़ेंग फैमिली को कभी भी कोई भी मिटा नहीं पाएगा, मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। तो सब कहते हुए वांगलिंग वहाँ से गायब हो जाता है। उसका बेटा ज़ेंग यान यहाँ पर अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो आदमी था कौन। ज़ेंग सिंघाई जवाब देते हुए कहता है कि ज्यादा सवाल मत करो और फौरन यहाँ से वापस क्लैन की तरफ रवाना हो। तुम्हें अपनी क्लैन की पूरी ताकत लगाकर सीनियर के लिए बहुत सारी रिजेंटमेंट एनर्जी इकट्ठा करनी है। हेवन ने ये हमें एक मौका दिया है जिसे हम जाया नहीं कर सकते। वांगलिंग भी उन्हें जाते हुए देख रहा था, जिनके जाने के बाद वांगलिंग फुन से अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालकर हैंगियन पीक पर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर चुका। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद वांगलिंग ऊंची आवाज में पूरे के पूरे किंगलिंग प्लेनेट से बात करते हुए कहता है कि अब से ये प्लेनेट किंगलिंग मेरा है, यहाँ का मास्टर सिर्फ मैं हूँ और ये हैंगियन पीक एक फोरबिडन जोन है। इसके 1000 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी कदम नहीं रख सकता। अगर किसी ने भी अंदर की तरफ आने की कोशिश की तो उस पर रहम नहीं किया जाएगा। ये आवाज सुनकर प्लेनेट किंगलिंग के सारे लोग ही समझ गए थे कि उसे वांगलिंग को परेशान नहीं करना। दूसरी तरफ हैंगियन पीक पर हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने लिए केव तैयार करने लगता है, जिसके अंदर जाते हुए वांगलिंग ने पूरे के पूरे हैंगियन पीक को सील कर दिया। अंदर की तरफ आने के बाद वांगलिंग अपने सोल शैटरिंग व्हिप बाहर की तरफ निकाल चुका। वांगलिंग उस सोल शैटरिंग व्हिप की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि मेरे क्रेसेंट हाफ मून ब्लेड में और इमोर्टल सोर्ड में ऑफेंसिव एबिलिटी है, क्योंकि 1 बिलियन सोल फ्लैग, माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग और साथ ही साथ माउंटेन स्टोन ट्रेजर ये भी मिस्टीरियसली बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इन सबसे ज्यादा ताकतवर है गॉड शूटिंग चैरियट। और यकीनन आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, लेकिन वांगलिंग यहाँ इस सोल शैटरिंग व्हिप की तरफ देखते हुए कह रहा था मेरे इस ट्रेजर के अंदर जब भी मैं इसे टच करता हूँ मुझे एक थर्ड स्टेप की कल्टिवेशन पावर अब महसूस होने लगा है। पहले तो वांगलिंग थर्ड स्टेप की कल्टिवेशन पावर को सेंस नहीं कर सकता था, लेकिन एक झलक उसकी देखने के बाद अब वांगलिंग इसे पहचान पा रहा है। साथ ही वांगलिंग ये भी सोच रहा था कि ये सोल शैटरिंग भी मेरे कार्मा डोमेन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। इसलिए वांगलिंग सोच रहा था कि वैसे मेरा जो डोमेन रेल्म है वो अब लाइफ एंड डेथ डोमेन से चेंज होकर धीरे धीरे कार्मा डोमेन में शिफ्ट हो रहा है। हालांकि कार्मा डोमेन खुद में ही बहुत ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी वांगलिंग सोच रहा था कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत कार्मा डोमेन है क्यों ना उसे सोल शैटरिंग व्हिप के अंदर फ्यूज कर दूं, कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपने कार्मा डोमेन को इस्तेमाल कर सकूं। ये सब सोचने के बाद वांगलिंग इस पर जुट जाता है और वो अपने
काज एंड इफेक्ट डोमेन को यानी कि कार्मा डोमेन को सोल शैटरिंग वेव के अंदर फ्यूज करने लगा। ऐसा करते करते कई महीने कई साल गुजर गए। कई साल बाद हमें यहाँ पर ज़ैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ैंग फैमिली ने अब तक 40% रिजेंटमेंट एनर्जी को तो इकट्ठा कर लिया था, जितनी वांगलिंग को चाहिए थी उसकी 40%। लेकिन मास्टर ज़ैंग जिंगहाई इससे खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 5 साल ही बचे हैं, फिर मेरी जिंदगी के वो लास्ट 10 साल भी पूरे हो जाएंगे। मैंने सीनियर के साथ जो प्रॉमिस किया है मुझे उसे जल्द से जल्द पूरा करना है, कि ये हमारी ज़ैंग फैमिली की फ्यूचर का सवाल है। इसलिए वो अपने क्लैन के लोगों से कहने लगा कि दिन रात मेहनत करो और बाकी की सारी रिजेंटमेंट एनर्जी को पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इकट्ठा करना शुरू करो। सुनकर ज़ैंग फैमिली के सारे मेंबर ओबीडियंटली इस ऑर्डर को मानते हुए फौरन से चारों तरफ फैल गए थे। शुरू में कुछ ज़ैंग फैमिली के एल्डर्स ने बेशक बगावत भी करने की कोशिश की थी, उसके बारे में हम लोगों को अगले सीन में बताया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 नॉर्मल मॉर्टल इंसान गलती से यहाँ हैंगियन पीक के फॉरबिडन जोन में आ चुके थे। उन दोनों को वहाँ पर मुझे उन मिस्ट एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, कहीं हम दोनों मारे ना जाए। इस पर दूसरा कहता है कि फिक्र ना करो, ये माउंटेन मिस्ट होगी, क्योंकि किसी ने भी उस सीनियर को नहीं देखा जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरा कल्टिवेटर कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है। ऐसे कुछ सालों पहले ज़ैंग फैमिली के कुछ एल्डर्स जो कि एंशिएंट सोल लेवल के कल्टिवेटर थे, उन्होंने उस सीनियर के खिलाफ जाने की कोशिश की और वो जबरदस्ती फॉरबिडन जोन में इंटर हो गए, ये कहते हुए कि आखिर वो बंदा होता कौन है इस पूरे किंगलिन प्लेनेट को लेने वाला। लेकिन अगले लम्हे उन लोगों की लाशें ही बाहर आई और सिर्फ एक ही झटके में उस सीनियर ने उन तीनों एंशिएंट सोल लेवल के कल्टिवेटर्स को जान से मार डाला था। जबकि हम दोनों तो है ही मामूली मॉर्टल इंसान, हम दोनों का आखिर क्या ही बचेगा, ये सब कहते वो दोनों डर रहे थे। ये अचानक वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्नेक शैडो तीसी के साथ आते उनके ऊपर से गुजर गई। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों मॉर्टल इंसान मारे जाएंगे। फिर अगले लम्हे जब उनकी आंखें खुली तो वो फॉरबिडन जोन से बाहर आ चुके थे, बिल्कुल सही सलामत, क्योंकि वांगलिंग इतना भी बुरा नहीं, वो बिला वजह मासूमों की जान नहीं लेता। इसलिए वो दोनों मॉर्टल इंसान यहाँ पर वांगलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहे थे कि सीनियर, हम पर रहम दिखाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से वांगलिंग पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वांगलिंग का कार्मा डोमेन सोल शैटरिंग वेव के अंदर फ्यूज होने लगा, जो देखकर वांगलिंग खुश होते हुए कहता है ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी तरीके से फ्यूज हो रहा है। इसकी वजह से उस सोल शैटरिंग वेव की पावर भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ वांगलिंग कहने लगा कि अब चूंकि इसके अंदर कार्मा डोमेन है तो मैं इसे कार्मा वेव कहकर पुकारूंगा, और वांगलिंग इस कार्मा वेव का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्मा डोमेन की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। वांगलिंग खुश होते हुए ये कह ही रहा था, तभी अचानक उससे लिनसुआन की एरोगेंटली आवाज सुनाई दी है, जो कि अंदर से वांगलिंग को टोंट मारते हुए कह रहा था, वांगलिंग मेरे बच्चे, इस स्वीप के साथ खेलना बंद करो और अपने इस ग्रैंडपा लिनसुआन को बाहर आने दो, ताकि मैं तुम्हें असली एंशिएंट सोर्ड इंटेंट की ताकत दिखा सकूं। असल में लिनसुआन भी एक एंशिएंट सोर्ड स्पिरिट बन चुका है, जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब तो उसे लग रहा था कि वो आसानी के साथ वांगलिंग को हरा देगा, बल्कि उल्टा वांगलिंग अब उसका नौकर होना चाहिए, बल्कि वो सिर्फ मास्टर होगा। फिर वांगलिंग उसकी ये सारी बातें सुनकर आखिरकार यहाँ लिनसुआन को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ पर लिनसुआन खुश होते हुए कह रहा था कि तुमने कर दी ना गलती, अब लिटिल वांगलिंग मैं वो पुराना वाला लिनसुआन नहीं रहा। तो कहते हुए लिनसुआन धीरे धीरे करके खुद को एंशिएंट सोर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट कर देता है, और इससे पहले कि वो वांगलिंग पर आगे बढ़कर हमला कर पाता, तभी अचानक वांगलिंग ने उसी कार्मा वेव का इस्तेमाल करते हुए लिनसुआन पर हमला कर दिया, जिस अटैक के साथ ही अचानक लिनसुआन के आसपास एक ब्लैक कलर का डोमेन बन जाता है। इस डोमेन में दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। लिनसुआन यहाँ पर हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसी जगह है। वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो कि कार्मा से बच पाए। कार्मा हर जगह है, तुम जो भी करोगे उससे ही काटोगे, हर कॉज का इफेक्ट होता है, जो सब कहती है। वांगलिंग की कर्मा वेपी यहाँ लिनसुआन के सोल के आसपास घूमते उसे फौरन से जकड़ लेती है। इसकी वजह से लिनसुआन की सोल धीरे धीरे करके जलते हुए गायब हो रही थी। इसलिए लिनसुआन यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी सोल खत्म हो रही है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझ पर रहम करो। इस पर वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये एंशिएंट सोर्ड इंटेंट वाली पावर मेरी वजह से मिली है, फिर तुम मेरे सामने इस तरह से उछल रहे हो। जो सुनकर लिनसुआन रोते हुए कहता है कि मास्टर मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सब अच्छे से जानता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे अपने डेविल ना बनाया होता तो क्या मैं यहाँ पर मौजूद भी होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे मास्टर बने, ये मेरे लिए फख्र की बात है, इसी वजह से तो आज मैं इतना सारा ताकतवर हो पाया हूँ। लेकिन वांगलिंग उसे के हाल पर छोड़ते हुए कहता है कि ये तुम्हारे कर्मों का ही पल है, तुमने जो कुछ किया उसी का पल काट रहे हो। जो सब कहते हुए वांगलिंग वहाँ से चला गया। पीछे की तरफ लिनसुआन खुद से कह रहा था कि बेवकूफ लिनसुआन, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम वांगलिंग को हरा सके हो। बेशक मैं डेविल हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा मॉन्स्टर है, ये डेविलों का भी बाप है। इसलिए लिनसुआन यहाँ पर घबरा कर रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा, और वो लिनसुआन से कह रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सिर्फ एक मजाक था। लिनसुआन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, उसकी पूरी सोल बॉडी गायब हो चुकी है, बस उसका सिर्फ सर बचा है। तभी अचानक वांगलिंग उसे आजाद कर देता है। इसकी वजह से उसकी सोल दोबारा से ठीक हो गई और वो यहाँ वांगलिंग के सामने उसके कदमों में आ गिरा। वांगलिंग दूसरी तरफ अपने कर्मा वेव की तरफ देख कह रहा था कि इसकी पावर टेस्टिंग तो हो गई, वाकई में ये काफी पावरफुल
है। मैं खुश हुआ यहाँ पर लिन जुआन ये सब सुनते हुए और इससे वांगलिंग के सामने आकर उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि मेरी मास्टर की डिवाइन एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की है। मैं तो वो सारा के सारा मजाक सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मास्टर अपनी डिवाइन एबिलिटीज को मुझ पर टेस्ट कर सके, वरना लिन जुआन से ज्यादा लॉयल तो आपको इस हेवन एंड अर्थ में कोई भी नहीं मिलेगा। जो सब कहते हुए लिन जुआन यहाँ वांगलिंग को मक्खन लगा रहा था। वांगलिंग लिन जुआन से कहता है अब चूंकि तुम बाहर आ ही चुके हो तो ठीक है, तुम आजाद हो, तुम चाहो तो यहाँ से चले जाओ और इस हैंगयून माउंटेन पीक की 10,000 मीटर की रेंज के अंदर मत आना। अब तुम आजाद हो, खुद से ही अपनी सोर्ड इंटेंट की कल्टिवेशन प्रैक्टिस करो और खुद को खुद ताकतवर करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो सुनकर तो लिन जुआन पूरी तरीके से शौक हो गया। वो खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मैं आजाद हो गया हूँ, ये तो मजा ही आ गया। लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर मेरा एक टेस्ट ले रहे हैं, मैं उनके साथ लॉयल हूँ या नहीं। इसलिए वो फौरन से घुटनों की बल आते हुए वांगलिंग के सामने यहाँ पर रोते हुए कहता है कि मास्टर आप आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सके हैं, प्लीज आप मुझे खुद से अलग ना करें, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, कि सिर्फ आपके साथ रहकर ही मैं अच्छा फील कर पाता हूँ और मैं महफूज रहता हूँ। वांगलिंग भी उसकी बातें सुनकर उससे झपट्टा मार के पीछे की तरफ पटकते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश। यहाँ पीछे आकर लिन जुआन मुस्कुराते हुए कह रहा था कि मुझे तो पूरा यकीन था कि ये एक टेस्ट था। फिर साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, ये कोई टेस्ट नहीं था। फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी तो टेस्ट ही है क्योंकि वांगलिंग इतना भी सीधा सारा नहीं। यही सब लिन जुआन सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग फौरन अपने पास से थंडर थोट, थंडर बीस्ट और साथ ही साथ मॉस्किटो बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। थंडर बीस्ट और थंडर थोट तो एक दूसरे को देखते साथ ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि पावरफुल बीस्ट हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे पावरफुल बीस्ट को रहने नहीं देते। इन दोनों की तबाही की लपेट में यह लिन जुआन भी आ गया था। तभी अचानक वांगलिंग कहता है कि जिसने भी यहाँ पर हंगामा मचाया उसे अगले 100 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर तो सारे के सारे बीस्ट फौरन से शांत हो गए। तो देखकर तो लिन जुआन अपने मन में कह रहा था कि कहना तो पड़ेगा कि मास्टर के बीस्ट के मामले में किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि उन्हें इतने पावरफुल और खतरनाक बीस्ट क्रीचर्स मिले। इसके बाद वांगलिंग सोचने लगा कि मुझे इसी किंगलिंग प्लेनेट पर अपना कल्टिवेशन लेवल भी ब्रेक थ्रू करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह करते करते 5 साल और गुजर गए थे और आखिरकार 10 साल बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़ेंग जिनहाई, जिन्होंने वांगलिंग के साथ किए हुए अपने प्रॉमिस को पूरा कर लिया था और वो वांगलिंग के लिए बहुत सारी रिजेंटमेंट एनर्जी ले आए थे। इस स्टोरेज बैग को लेकर वांगलिंग दूसरी तरफ अपने पास से एक पिल निकालकर यह ज़ेंग जिनहाई को दे देता है और वो ज़ेंग जिनहाई से कहता है ये पिल अपने बेटे को खिला दो, यानी कि ज़ेंग यान को। ज़ेंग यान का टैलेंट अच्छा है और इस पिल के साथ वो यकीनन सोल फॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाएगा, क्योंकि ज़ेंग फैमिली की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए ज़ेंग जिनहाई तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर था। उनकी फैमिली में सोल फॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर होगा। इसलिए ज़ेंग जिनहाई और ज़ेंग यान दोनों ही वांगलिंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने कीव के अंदर बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। ज़ेंग जिनहाई तो गुजर गया। उसके बाद ज़ेंग फैमिली के हेड की पोजीशन उसके बेटे यानी कि ज़ेंग यान ने संभाली और साथ ही साथ वांगलिंग ने ज़ेंग फैमिली को एसेंशियल फ्रूट्स भी दिए थे कि इन्हें उगाना शुरू कर दो, जिन्हें ज़ेंग फैमिली उसके लिए उगा रही थी। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग को जितनी भी रिजेंटमेंट एनर्जी मिली थी वो उन सारी की सारी रिजेंटमेंट एनर्जी को अपने अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ के अंदर एब्सॉर्ब करने लगा। तो करके वांगलिंग भी महसूस करता है कि ऐसा करने की वजह से उसके अंडरवर्ल्ड रिवर डाउ की थोड़ी बहुत करके सोल बनना शुरू हो चुकी है। तो करके वांगलिंग बहुत ज्यादा खुश था। इसके अलावा वांगलिंग की जितनी भी डिवाइन एबिलिटी थी, जैसे कि निर्वाणा फिंगर, डिमोनिक फिंगर या फिर अंडरवर्ल्ड रिवर फिंगर, वो अपनी डिवाइन एबिलिटीज को भी यहाँ पर धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा था। बेशक वो इम्प्रूवमेंट छोटे मोटे थे, लेकिन उनकी वजह से ये डिवाइन एबिलिटीज पहले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और वांगलिंग ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वांगलिंग को थर्ड स्टेप कल्टिवेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इवन किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से वांगलिंग को एहसास तक नहीं हुआ कि कब उसका लाइफ एंड डोमेन भी एसेंडेंट की ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है। तो सब जानकर वांगलिंग और भी जरा खुश हो गया था। इसके बाद वांगलिंग अपने लाइफ एंड डोमेन को एब्सॉर्ब करने के बाद वहां पर बहुत सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल निकाल लेता है। कि वांगलिंग को अपने लेवल भी तो ब्रेक थ्रू करना था। वो एसेंडेंट के लेट स्टेज पर है और उसे एसेंडेंट की ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंचना था। इसके लिए वांगलिंग ने इमोर्टल वाइन के 2 कतरे भी पी लिए थे और वो सारे के सारे सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ 1 साल 8 महीनों बाद हम देखते कि वांगलिंग का लाइफ एंड डोमेन अपने परफेक्शन पर पहुंच चुका था, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ वांगलिंग की कल्टिवेशन भी अपग्रेड हो चुकी है और वो भी एसेंडेंट के ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है। वांगलिंग अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके खुश होते हुए कह रहा था कि आखिरकार मेरे 1000 साल की कल्टिवेशन के साथ मैंने फर्स्ट स्टेप कल्टिवेशन की आखिरी हद को टच कर लिया है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप कल्टिवेशन की शुरुआत हो रही है। वांगलिंग याद करता है कि कैसे कमजोरी से लेकर इस फर्स्ट स्टेप की कल्टिवेशन की आखिरी हद तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत की। और ज़ू क्यूज़ी, जो कि वांगलिंग को एक टाइम पर बहुत ज्यादा ताकतवर लगता था, वो
वांगलिंग के सामने कुछ भी नहीं है। वांगलिंग उससे भी कई सारा आगे बढ़ चुका है। ये सारी चीजें वांगलिंग खड़े होकर सोच रहा था। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म के ओपन होने में अब बस सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इसका मतलब कि वांगलिंग को इस किंगलिंग प्लेनेट पर पूरे 20 साल गुजर चुके थे। इसलिए इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग किंगलिंग प्लेनेट से बाहर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ 15 दिन बाद वांगलिंग अपने थंडर बीस्ट पर सवार होते हुए कहीं जा रहा था और वो अपने मन में कहने लगा कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म में इंटर करने के लिए मुझे एक थंडर कैलिट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मुझे शेनगोंग ने बताया था। बेशक वांगलिंग शेनगोंग का इस्तेमाल करते हुए थंडर कैलिट्रॉन तो हासिल कर सकता है, लेकिन वांगलिंग फिलहाल ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि फिर शेनगोंग को वांगलिंग के असली कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए वांगलिंग फिलहाल ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में सोच रहा था कि जैसे कि शेनगोंग ने मुझे बताया था कि थंडर सेलेस्टियल हॉल ने हर एक कल्टीवेशन फैमिली को एक एक थंडर कैलिट्रॉन दिया है। उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अब मुझे ऐसी कोई कल्टीवेशन फैमिली ढूंढनी होगी जिसके थंडर कैलिट्रॉन को मैं उनसे छीन सकूं। तो सब सोचते हुए वांगलिंग साउथर्न रीजन के स्टार मैप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक शेंगटन प्लेनेट पर आ जाता है। यहाँ पर एक ज़ून कल्टीवेशन फैमिली मौजूद थी। थंडर सेलेस्टियल हॉल ने उन्हें भी एक थंडर कैलिट्रॉन दिया था। हम देखते हैं कि वांगलिंग उनके फाउंडिंग एंसेस्टर के सामने आ जाता है, जिसका नाम था ज़ुन ज़ेन, क्योंकि वांगलिंग को थंडर बीस्ट पर सवार होता हुआ देखकर समझ जाता है कि ये थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर होगा। इसलिए वो फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर शेंगटन प्लेनेट पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। क्या आपको यहाँ पर कोई जरूरी काम लेकर आया है? ये ज़ुन ज़ेन एक इल्यूशनरी यिन रेल्म का कल्टिवेटर था, जिसे देखते हुए वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि शेनगोंग की इंफॉर्मेशन में मुझे ये बात मालूम नहीं थी। ये बंदा इल्यूशनरी यिन रेल्म का कल्टिवेटर है। इसकी ताकत वांगलिंग से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वांगलिंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारा थंडर कैलिट्रॉन लेने के लिए। वांगलिंग की ये बात सुनकर तो ज़ुन ज़ेन और वहाँ पर मौजूद ज़ुन फैमिली पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। ज़ुन ज़ेन तो अपने थंडर कैलिट्रॉन की तरफ देखने के बाद जोर जोर से ईवल्स की तरह हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है, मैं कुछ अरसे पहले थंडर सेलेस्टियल हॉल गया था, जहाँ पर मुझे जाने को मिला कि एक बहरूपिया है। तो बहरूपिया सब लोगों के सामने खुद को थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर बनाता है। पहले तो मुझे ये सब सही नहीं लगा, लेकिन अब तुम्हें देखकर मैं समझ चुका हूँ कि तुम ही वो बहरूपिया हो, क्योंकि थंडर सेलेस्टियल हॉल के हर एक मैसेंजर को ही थंडर कैलिट्रॉन दिया जाता है। यहाँ पर ज़ुन ज़ेन की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।